नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। विपक्षी एका की कहानी कुछ यूं हो चली है कि तूतू महमद तक बात पहुंच गई है। जो दिखाई दे रहा है उससे तो यही बात निकल कर आ रही है। अभी बिहार में जो कुछ घटा उसके बाद में लगा था कि भाईचारा का नारा लगेगा, चूंकि चाय की चुस्कियां ली गई दिल्ली में आकर, तमाम लोगों के यहाँ बैठकी हुई और उस बैठकी के जरिए फोटो वगैरह खिंचवाया गया और फिर ये नारा दिया गया कि इस बार एकजुट हुआ जाएगा और उस एकजुटता के जरिए भाजपा को पटखनी दी जाएगी। सो एक नई लहर दौड़ी उस टीले पर जहां से ये कहानी बुनी गई। पर ये जो जोड़ने वाली यात्रा निकली, इस यात्रा ने विपक्षी एका के बीच की दरार को उभार दिया। दरार क्या? तो तीन जगह तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और अगर हम नेतृत्व के स्तर पर देखें तो उसमें भी साफ नजर आ रही है। हम दोनों ही जो बात है उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन पहले तो केरल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यात्रा केरल पहुंच गई है और वहां पर तलवार खिंच गई है। ये विपक्षी एका के जो गतिरोध हैं और जो मतभेद हैं उसकी कहानी उस केरल से शुरू होती है और ये सवाल भी खड़ा होता है उस भारत जोड़ो पर, जिस जोड़ने में उत्तर प्रदेश और यहाँ पे कहिए कि हिंदी हार्टलैंड उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, ये आता ही नहीं है। जहां भाजपा को चुनौती देने की बात हो रही है या भाजपा के खिलाफ एक गठजोड़ बनाने की कोशिश हो रही है, उस खिलाफ वाले गठजोड़ में, भारत जोड़ो में ये सब इलाके नहीं है। और जो इलाका है वो केरल है, वहां 19 दिन रहना है और उसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और सवाल खड़ा कर दिया है कि स्पष्ट करें कि लड़ना किससे। सवाल तो वाजिब है। अब उसकी वजह है कि दरअसल वो भारत जोड़ो जो है वो केरल की 20-22 सीटों तक ही सीमित रहना चाहते हैं, क्योंकि इधर कांग्रेस को भी पता है कि वो कितने पानी में है और खास तौर से केरल में कुछ होता है तो शोर कम होगा और वैसे भी केरल में वो मजबूत है थोड़ा। अब अगर गुजरात में 21 दिन रुक जाएंगे तब तो कहा जाए तो 21 कर्म हो जाएगा और वहां पर कहीं कांग्रेस औंधे मुंह गिरी और अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा सीटें ले ली, फिर तो जो है वो 2024 की दावेदारी भी चली जाएगी। और वैसे भी वो दावेदारी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि जिस कांग्रेस को लेकर नीतीश कुमार का अपना बड़ा प्रेम है और वो ये चाहते हैं कि जो विपक्षी एका का ताना बाना बने और जो बुना जाए उसमें कांग्रेस जरूर हो, उस कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल गुजरात में फिनिश बोल दिए कि खत्म हो गई। अब जो पार्टी खत्म हो गई वो कैसे विपक्षी एका का सूत्र बन सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बात। दूसरी बात, जिस पार्टी को केंद्र में रखकर नीतीश कुमार विपक्षी एका की कहानी बुनने की कोशिश कर रहे हैं, उस पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक अरविंद केजरीवाल है। ऐसी स्थिति में विपक्षी एका की कहानी गुजरात के उस आप ये कहिए कि रण में टूटती हुई दिखाई देती है, जिसकी एक आप ये कहिए कि झलक केरल में दिखती है। और जब आप बिहार पहुंचते हैं, दरअसल जहां से ये पूरा प्रयोग शुरू ही हुआ, वहां पता चल रहा है कि नीतीश के मंत्रिमंडल में नीतीश के खिलाफ ही हल्ला बोल हो गया और हल्ला बोल किधर से हुआ है? राजद की तरफ से हुआ है। अब लीजिए, मंत्री ने कहा कि आप कहिए तो इस्तीफा दे देते हैं। अब मुख्यमंत्री की यह स्थिति है और यह हाल है राजद के मंत्री का। तो ऐसी स्थिति में यह तो चीज स्पष्ट हो गई कि ये तीन कोने हैं और इन तीन कोनों में विपक्षी एका की यह कहानी है, जो आप ये कहिए कि जिस धागे को बुनने की कोशिश थी वो उधड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर नेतृत्व के स्तर पर आ जाए तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कौन कांग्रेस की जो यूपीए है उसमें जुड़ना चाहेगा? नीतीश कुमार भी नहीं जुड़ेंगे, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें बिहार की कुर्सी की चिंता ज्यादा है और उनको लगता है कि अगर कांग्रेस साथ रहेगी तो बिहार की कुर्सी बची रहेगी। लेकिन बड़ी चीज यह है कि
इसमें केसीआर हो, ममता बनर्जी, ये लोग तो ऐसे हैं जो कांग्रेस के इतर एक गठजोड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कांग्रेस को लेकर गठजोड़ की बात कर रहे हैं वो कितने पानी में, ये भी एक सवाल है। अब आप जैसे देखिए शरद पवार, महाराष्ट्र का बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है, 48 सीटें आती हैं महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं और फिर है पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। वहां कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। वहां कांग्रेस कहीं सिनेरियो में हाई नहीं है। असल में अब जो है वहां वो भाजपा है। और ममता बनर्जी अगर कांग्रेस को किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहती हैं और वहां वो वाम के साथ भी नहीं जाएंगी, ऐसी परिस्थिति में वहां जो लड़ाई होगी वो चतुष्कोणीय होगी। या हो सकता है कि केरल के खट्टे मीठे अनुभव भूलकर वाम पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ जाए, तो तब भी मुकाबला तब त्रिकोणीय होगा। ऐसी स्थिति में क्या परिस्थिति बनेगी वो बताने की जरूरत नहीं। वैसे भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा ने मोर्चा खोला है और शुभेंदु अधिकारी और जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और फिर दिलीप घोष, इनकी अगुवाई में जो मार्च निकला है और उस मार्च ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है अचानक उस बंगाल में, जहां माना जा रहा था कि भाजपा मृत प्राय हो चुकी है, और खास तौर से जो 2021 का विधानसभा का चुनाव रहा, उस चुनाव के बाद जो हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर भाजपा की चुप्पी रही, ये तमाम चीजों ने ये संभावना पैदा कर दी थी कि अब भाजपा का वहां कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। लेकिन जिस तरह का जन सैलाब देखा गया, उससे तो एक चीज स्पष्ट हो गई है कि पश्चिम बंगाल में अभी भी भाजपा के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल का हम लोग की चर्चा कर रहे थे, तो वहां विपक्ष के लिहाज से एका वाला कोई मसला है नहीं। अगर त्रिकोणीय होगा या चतुष्कोणीय होगा तो उसमें जाहिर तौर पर फायदे की स्थिति में भाजपा तो दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। ये विपक्षी एकाकी किस तरह से तार तार हो रही उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। वहां कांग्रेस नहीं है, यहां तो कांग्रेस है, यहां तो महाविकास आघाड़ी है। उस आघाड़ी में आप देखिए, पहले तो दम तोड़ चुकी है शिवसेना, अब उसका तो दम फूल रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में जो सेना है वो उसकी आप ये समझ सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी सेना तो एकनाथ शिंदे के पास चली गई। तो महाविकास आघाड़ी का एक जो घटक है शिवसेना, वो अपना जनाधार खो चुका है। दूसरा घटक है एनसीपी। एनसीपी की स्थिति यह है कि उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है दिल्ली में, और जो जिन्हें नंबर 2 माना जाता है अजीत पवार उसमें रहते ही नहीं। पता चलता है वॉशरूम में थे। वॉशरूम में अब उस पर क्या ही कहा जाए, लेकिन चर्चा यह है कि एनसीपी के भीतर भी बड़ी अनबन है, और बात यहां तक हो चली है कि हो सकता है जैसे शिवसेना बिखर गई उसी तरीके से एनसीपी भी बिखर जाए। तो ऐसी स्थिति में वहां जो 48 सीटें हैं, उन 48 सीटों का क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। शिवसेना के पास वो ताकत बची नहीं। एनसीपी अगर टूटती है तो कितनी ताकत बचेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि वो नहीं भी टूटती है, ऐसी परिस्थिति में क्या बैसाखियों पर चल रही शिवसेना और ऑक्सीजन पर लेटी हुई कांग्रेस के साथ एनसीपी खड़ी होकर 48 में से 20 सीट का भी दावा कर पाएगी? वह भी तब जबकि भाजपा बड़े करीने से वहां पर जो मराठा फैक्टर है उसको भी जोड़ने में लगी हुई है। खास तौर से आईएनएस विक्रांत पर जिस तरह से छत्रपति शिवाजी का सिंबल लगा है, उसके बाद से कई चीजें बदली है महाराष्ट्र को लेकर। तो वहां क्या परिस्थितियां बनेंगी और क्या उसके जरिए जिस तरीके से वहां पर तमाम चीजें हो रही हैं उसमें 20 सीट तो बड़ी चीज है, 10 सीट भी जीतने की स्थिति में होगी। ये तमाम चीजें हैं जो ये दिखा रही हैं कि वो चाहे बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु को निकाल दें, क्योंकि तमिलनाडु की स्थिति ठीक बात है, वहां भाजपा बहुत ऐसी स्थिति में है नहीं कि कुछ कर पाए, तो तमिलनाडु को हम निकाल दें।
केरल को निकाल देते हैं, केरल और तमिलनाडु यहां मिलाकर होती हैं तकरीबन 39 यहां पर हैं और 20-25, तो ये तकरीबन आप 60 सीटें लेकर चलिए, 60-65 इसको हम निकाल देते हैं। और फिर कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक में जो स्थिति है वो हमने आपसे चर्चा की थी कि जिस तरह से डी शिवकुमार और सिद्धरामैया का संबंध, उसमें नहीं लगता कि वहां कुछ बहुत कांग्रेस के लिए है। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के बगैर गठजोड़ बनेगा और जो कांग्रेस के साथ रहकर बनेगा, वो परिस्थितियां जो पैदा होंगी वो पहले तो विपक्षी एका को खत्म कर रहे हैं और दूसरा ऐसी परिस्थिति में चुनाव कई कोणीय होगा और तब क्या मुमकिन है कि उसमें भाजपा को हरा पाएंगे जब एक ही राज्य में त्रिकोणीय चुनाव होगा। इसलिए ये जो विपक्षी एका की कहानी है इसकी हवा तो निकल चुकी है, अब यह देखना है कि कब ये वेंटिलेटर पर जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।